नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को जो कि उपयोगी होंगे आपके लिए आने वाली आपकी टेट एग्जाम की तैयारी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, शैशव अवस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो देखिए, शैशव अवस्था को जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काल क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो अवस्था होती है ये वो आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है, इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं। आगे देखिए, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सी आयु होती है। तो लगभग 14 वर्ष की आयु तक बच्चे की मानसिक जो योग्यताएं होती हैं लगभग उनका पूर्ण विकास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क के द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना क्या निरीक्षण किया जाता है। तो मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। तो विकासात्मक पद्धति जो होती है उसको उत्पत्ति मूलक विधि भी कहा जाता है। चलिए, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। तो प्रयोगात्मक जो विधि होती है उसमें सामना नहीं करना पड़ता है, समस्या का चुनाव का सामना उसमें नहीं करना पड़ता है। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है, तो मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वो है जैविक और सामाजिक कारक। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो शिक्षक बालकों के पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है तरह तरीके से, यानी कि यहाँ पर बहुत से कारण हो सकते हैं परंतु यहाँ पर दिया है उत्तर संवेग, उन्हीं एक कारकों में से एक कारक कह सकते हैं। आगे देखिए, व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन जो है विभेदात्मक विधि में किया जा सकता है। नाम से ही आप स्पष्ट यहाँ पर आपको हो रहा है भेदो विभेदो, तो विभेदात्मक विधि में किया जा सकता है। आगे देखिए, बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है। तो यहाँ पर बहुत से घटक हो सकते थे जिनमें से ये पूछा जा सकता था प्रश्न की, यहाँ पर निम्न में से नहीं है, परंतु यहाँ पर परिपक्वता एक ऐसा घटक है जो बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है। वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो वातावरण के अंतर्गत हवा, प्रकाश, जल और बहुत से हमारे जैविक अजैविक कारक आ सकते हैं। इसी के साथ में कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। तो 4-5 महीने का जो शिशु होता है, 4-5 मास का शिशु होता है, वो प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। तो मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है कि बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करे, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दे और व्यक्तिगत भेदों को ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करे। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। अब देखिए, यदि हम प्रश्न को देखें तो जब माता पिता के बच्चे उनकी विपरीत विशेषताओं वाले, मतलब माता पिता जो हैं बहुत अच्छे गुण वाले हैं और उनकी संतान में ऐसे अच्छे गुण नहीं देखने को मिल रहे हैं, या माता पिता ईमानदार हैं, बच्चा बेईमान उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो गुण हैं मतलब उनकी विशेषताओं से अलग जा रहा है, विभिन्न हो रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं, तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत तो होता है मतलब कि जैसे हैं वैसा ना होकर के विपरीत गुण वाला, और जब जैसे हैं वैसा ही तो समानता का। तो अगला प्रश्न जो है समानता से संबंधित है। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी माता पिता के जैसे ही होती है। चलिए, वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया था। तो वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया था, गोडार्ड ने किया था। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। तो मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है यहाँ पर संवेग जो होता है, ये मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है। तो बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का जो काल होता है वो यहाँ पर है शेषावस्था। अब देखिए, इसमें किशोरावस्था भी उत्तर हो सकता है क्योंकि वहाँ पर भी किशोरों की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पर शुरुआत का जो काल होता है ये भी। आगे देखिए,
बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है। तो बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, यह कथन जो है ये है क्रोगमैन का। किसके विचार से शिशुअवस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो किसके विचार से शिशुअवस्था में जो बच्चा होता है, बालक होता है, उसकी प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो ऐसा जो कहना है, ऐसा जो विचार है, वो है सिगमंड फ्रायड का। आगे देखिए, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा रुथ बेनेडिक्ट की है और इन्होंने ही कहा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण हैं। वातावरण यह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। और ये कथन किसका है? तो ये कथन एनास्टासी का ये कथन है। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है, यह कथन है। तो ये कथन यहाँ पर लैंडिस का है और इनका कथन रहा है ये। जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम या वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित किया है? तो जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम में वातावरण से जो संबंधित गठन किया है या वर्णन किया है वो पेज मैकाइवन ने किया है। वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है, तो उसका कारण यहाँ पर जो है वो है मनोवैज्ञानिक उपचार। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियाँ हैं। तो व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियों में बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तित्व इतिहास परीक्षण विधि है, रुचि परीक्षण है, आदि विधियाँ हैं। बालक से कहना घर गंदा मत करो, यह कैसा निर्देश है? तो यहाँ पर निर्देश जो है ये निषेधात्मक निर्देश है। बाल्यावस्था के दो भाग कौन से हैं? तो बाल्यावस्था के दो भाग कौन से हैं? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था जो है ये बाल्यावस्था के दो भाग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? तो संकल्प शक्ति के जो अंग हैं वो यहाँ पर रहेंगे 3 अंग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। तो बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक जो होगा वो यहाँ पर रहेगा क्रीड़ा स्थल जो रहेगा। बालक के चरित्र के विकास के स्तर हैं। तो यहाँ पर बालक के चरित्र के विकास के जो स्तर हैं वो रहेंगे मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड व सामाजिकता। चलिए, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है? तो यहाँ पर यह तथ्य जो है यह अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत कहता है। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो भाषा विकास के विभिन्न अंग जो हैं अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना आदि यहाँ पर अंग रहेंगे। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? तो खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है स्टर्न के अनुसार। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है? तो यहाँ पर संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है भीरू। अभिप्रेरणा का महत्व है। तो अभिप्रेरणा का महत्व रुचि के विकास में, चरित्र के निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में आदि में अभिप्रेरणा का महत्व है। भाषा विकास के क्रम का अंतिम क्रम सोपान जो है क्या है? तो भाषा विकास की जो पूर्ण अवस्था होती है वही यहाँ पर इसका अंतिम क्रम सोपान है। शिक्षा का कार्य क्या है? तो शिक्षा का कार्य यहाँ पर है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, यह हमारी शिक्षा का कार्य है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो किसका है? तो बालक के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो वातावरण का रहेगा। बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो ये हो जाता है किशोर अवस्था में पूर्णता को प्राप्त। शिक्षा की दृष्टि से बाल की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से बालक की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है वो होती है बालकों के साथ में मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? तो पीनियल ग्रंथि की सक्रियता से ये बढ़ता है। इसके साथ में बालक की वृद्धि रुक जाती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि शारीरिक परिपक्वता जब प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद में बालक की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, यह कथन है। तो दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन जो है ये हरलाक का कथन है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो ये होता है 11 वर्ष की आयु में।
इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक जो है ये लिखी है, तो ये लिखी हिलगार्ड और एटकिसन ने ये पुस्तक लिखी है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को हम कहते हैं अभिवृद्धि। इमोशन का शब्द का क्या अर्थ है, तो इमोशन शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना, ये यहाँ पर इमोशन शब्द का अर्थ होगा। संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है और यह कथन है, मैकडूगल का यह कथन है, संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन है, तो संवेग प्रकृति का हृदय है यह कथन जो है ये है मैकडूगल का। फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक हैं, तो फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे थॉर्नडाइक। संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है, तो संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है तो ये माना जाता है ऐसे पशु। सांवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु आदि जो हैं ये बढ़ाते हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर की बनने की योग्यता रखता है, तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता यह किस कारण से होती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अभिरुचि के कारण होती है, क्योंकि जैसी अभिरुचि होगी वो उस तरह की ओर जाएगा। एडोलेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेजियर से बना है, जिसका तात्पर्य है, तो ये तात्पर्य यहाँ पर रहेगा परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोर अवस्था का समय, तो किशोर अवस्था का समय हम सभी जानते हैं 12 से 18 वर्ष की आयु तक का इसका समय रहता है। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पर मानव विकास की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया जो है निम्न में से आधारित रहेगी। विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत आदि पर आधारित रहेगी। बालकों के वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, तो बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, तो यहाँ पर वांछनीय एवं अवांछनीय जो आदतें होती हैं ये प्राप्त होती है। पर्यावरण का निर्माण हुआ, तो पर्यावरण का निर्माण परिधन आवरण, हमारे चारों ओर के आवरण से ही पर्यावरण का निर्माण हुआ है। बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु है, तो वो है वातावरण, जो जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध है, तो वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध बाह्य तत्वों से यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरों की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो यहाँ पर शब्द जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर परिवर्तन। चलिए, किशोर अवस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालकों में नहीं आता है। देखिए, किशोर अवस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से जो अधिक समायोजन का गुण है वो प्राप्त बालकों में नहीं आता है। निम्न में से कौन सा कारक किशोर अवस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर हम देखें कि बालक का खान पान, वंशानुक्रम और नियमित दिनचर्या ये किशोर अवस्था में बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है, तो दिवा स्वप्न जो है ये किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है, पलायन में। निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी होगी, तो निरंकुश राजतंत्र जहां होगा वहां पर समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल मंद होगी। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह है, तो देखिए जिसमें सूक्ष्म और अमूर्त प्रश्नों का चिंतन मनन कर हल करना है वो बुद्धि जो है वो अमूर्त बुद्धि होगी। किशोर अवस्था में रुचियां होती है, तो किशोर अवस्था में रुचियां सामाजिक, व्यावसायिक रुचियां, व्यक्तिगत रुचियां आदि होती हैं। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतें छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है, तो उस विधि को हम कहते हैं आत्मनिर्देश विधि। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया, तो ये जो प्रक्रिया है इसे स्वीकार करने वाले जो हैं वो हैं क्रो एंड क्रो। खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है, तो यहाँ पर खेल के मैदान को
किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? वो माना है स्किनर तथा हैरीमैन ने। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक जो है। सामान्यतः बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो सामान्य बुद्धि बालक प्राय जो है 11 माह की आयु में बोलना सीख जाते हैं। पोषण आहार योजना संबंधित है, तो यहाँ पर मिड डे मील से संबंधित है। मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध है, तो मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध केंद्र से है। तो केंद्र का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार से है। मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर बालकों को पोषण प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य होगा। सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है, तो यहाँ पर संतुलित भोजन से इसका सामान्य अर्थ माना जाता है। पोषण के प्रमुख पक्षों की बात करें तो यहाँ पर संतुलित और नियमित भोजन जो है ये पोषण के प्रमुख पक्ष हैं। पोषण का विकृत रूप कहलाता है, तो पोषण का विकृत रूप जिसे हम कुपोषण भी कह सकते हैं, यही यहाँ पर पोषण का विकृत रूप कहलाएगा। पोषण का संबंध है वह शारीरिक और मानसिक विकास से। हमारा जो विषय है वो बाल विकास है, परंतु क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य और विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, तो इसलिए पोषण की बातें भी इससे जुड़ी हुई मानी जाती है। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यापक अर्थ में पोषण का अर्थ संबंध होता है, तो ये संबंध जो होता है संतुलित भोजन से, स्वस्थ वातावरण से और प्रकृति से, इसका संबंध यहाँ पर रहेगा। चलिए, पोषण का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो पोषण का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा सामाजिक विकास को। पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार हो जाता है चिड़चिड़ा, अमर्यादित यहाँ पर हो जाता है। संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है, तो संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है आयु वर्ग के अनुसार। जैसे कि हम अलग अलग संतुलित भोजन देखते हैं, जहाँ पर इतनी उम्र से इतनी उम्र तक के बच्चों को इतने कैलोरीज लेना चाहिए, इतनी कार्य करने वाले को इतनी लेना चाहिए। तो ये एक भोजन का संतुलित स्वरूप है जो कि हर अलग अलग आयु वर्ग से निर्धारित होता है। अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है, तो अनुपयुक्त भोजन निश्चित रूप से कुपोषण को उत्पन्न करेगा। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक होता है शुद्धता और नियमितता जो है वो आवश्यक होती है इसके लिए। पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं, तो यहाँ पर भोजन से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित उपाय होते हैं। पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है, यहाँ पर शिक्षक का सहयोग, अभिभावक का सहयोग, विद्यार्थी का सहयोग आदि आवश्यक इसमें होते हैं। संतुलित भोजन के साथ पोषण के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर स्वास्थ्यप्रद वातावरण, उचित व्यायाम, खेलकूद आदि जो हैं ये आवश्यक है। वह उपाय जो पोषण पर्यावरणीय उपायों से संबंधित है, पर्याप्त निद्रा, पर्याप्त व्यायाम, स्वास्थ्यप्रद वातावरण, निद्रा आदि जो हैं ये इससे संबंधित हैं। 1 से 3 वर्ष के लिए बालक के लिए अन्न होना चाहिए, नहीं कि कितना भोजन उसको लेना चाहिए, तो लगभग यहाँ पर 150 ग्राम उसके लिए होना चाहिए। इसी प्रकार 7 से 9 वर्ष के लिए मांसाहारी एवं शाकाहारी बालक के लिए अन्न कितना होना चाहिए, तो 250 ग्राम के करीब में होना चाहिए। संतुलित भोजन में पोषक तत्व होते हैं, तो संतुलित भोजन में प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और जो होते हैं हमारे ये होना चाहिए। प्रोटीन सामान्य रूप से होती है, तो प्रोटीन सामान्य रूप से 2 प्रकार की होती है, जैसे जंतु प्रोटीन होती है, वनस्पति प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर मांस से प्राप्त जो प्रोटीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम जंतुजन्य प्रोटीन कहते हैं। क्वाशीवर्कर नामक रोग जो होता है ये उत्पन्न होता है, तो क्वाशीवर्कर रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी से ही उत्पन्न रोग होता है। गन्ने के रस, अंगूर तथा खजूर से प्रमुख रूप से प्राप्त होती है, तो गन्ने के रस, अंगूर, खजूर से प्राप्त होती है मुख्य रूप से कार्बोज, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। कार्बोज की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो कार्बोज की अधिकता से जो रोग उत्पन्न होता है वो है मोटापा, बदहजमी आदि रोग जो हैं ये उत्पन्न होते हैं। वसा के प्रमुख स्रोत की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति तेल, सूखे मेवे आदि जो हैं ये वसा के प्रमुख स्रोत हैं। घेंगा नामक रोग उत्पन्न होता है, तो ये आयोडीन एवं खनिज लवण की कमी से उत्पन्न रोग होता है, जिसे हम गाइटर या घेंगा रोग भी कहते हैं। विटामिन का आविष्कार हुआ था, तो ये 19वीं शताब्दी के आरंभ में इसका आविष्कार जो था विटामिन का हुआ था। विटामिन बी की कमी से रोग होता है, तो यहाँ पर विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो है बेरी रोग। तो दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारा है,
पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा रोग जो है विटामिन बी की कमी से यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आज के हमारे जो बाल विकास से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।